Okay, so let's get started with the webinar itself. बाद में बाकी की बातें होती करते हैं. रहेंगी, चलेंगी. Okay, so बड़ा हुआ है. Sorry. Okay. So let's get started with Escape Ordinary Investing का छठा सेशन, जिसमें हम लोग बताएंगे अलग अलग बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में. We'll discuss about what we are going to discuss today, and this is powered by Growth Squad. It's our SEBI issued firm. It's an research analyst firm. अगर तुम लोग को recommendations चाहिए एक्चुअली में कि कौन से स्टॉक्स में हम लोग बुलिश है, ये बेयर मार्केट में भी हम लोग कौन से स्टॉक्स को बैक कर रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को as swings or as long-term investments, then you can definitely join www.growthspot.in पे जाके हम लोग का मेंबरशिप ले सकते हो. इट्स एन आरए फर्म, रिसर्च एनालिस्ट फर्म, एंड वी थिंक नॉलेज शुड बी फ्री. तो हम लोग ने पूरा कोर्स जो भी रखा है वो फ्री रखा है. इफ यू थिंक यू हैव टाइम एंड एनर्जी टू सेल्फ इन्वेस्ट स्टॉक्स, then you can definitely go through all the 5 sessions that have been uploaded on the YouTube itself. And जो 6 सेशन अभी हम लोग ले रहे हैं उसमें भी तुम लोग कुछ नया सीखोगे hopefully, and this will help you analyze, self analyze your portfolio and pick the right stocks. और Okay. अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर ग्रोथ स्क्वाड ज्वाइन कर ही सकते हैं. Okay, so let's get started with today's session. Okay, so आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग बिजनेस. बैंकिंग बिजनेस काम कैसे करता है, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिजनेसेस दैट वी हैव लर्नड इन द फर्स्ट 5 सेशंस. इंपॉर्टेंट इज टू लुक फॉर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग. तो कैसा होता है कि अगर तुम ये चेक करो कि तुम जैसे तुम मैथ्स के एग्जाम पढ़ के तुम साइंस का, सॉरी मैथ्स के बारे में पढ़ के तुम साइंस का एग्जाम, सॉरी just a technical glitch. Sorry for the technical glitch. Let's resume the session. Okay. So first बैंकिंग बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कैसे एक्चुअली में बैंकिंग बिजनेस काम करता है. आज अपना पूरा टॉपिक है कि बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था कि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अलग तरीके से चलते हैं rather than ट्रेडिशनल बिजनेसेस इन द मार्केट, राइट. उसके परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करने, मतलब कि कौन सा परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है या नहीं, उसके में बहुत डिफरेंट रेशियोज चेक करने पड़ते हैं जो अपन ट्रेडिशनल बिजनेसेस में करते हैं, लाइक एनपैट, एनटीआर और ये सब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है. अगर तुम वो सब पढ़ के वो सब जान के तुम बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करने जाओगे, देन इट वुड बी लाइक तुम मैथ्स का एग्जाम, मैथ्स के बारे में पढ़ के साइंस का एग्जाम लिखने जा रहे हो. ठीक है, सो अवॉइड डूइंग दैट. जो फर्स्ट 5 सेशंस में सीखा था वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस जैसे कि टायर बिजनेस हो गया, ऑयल बिजनेस, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं उसके बारे में था. एंड रादर देन बैंकिंग सेक्टर बहुत अलग तरीके से काम करता है. तो इट हैज डिफरेंट रेशियोज टू चेक ऑन टू. थर्ड है कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को वैल्यू कैसे करना होता है, कि कौन सा सही दाम है उसका नहीं है, वो कैसे मालूम पड़ता है लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के अंदर. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वेबिनार. ओके, फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन क्या है बैंकिंग बिजनेस का, कि पहले तो इंटरेस्ट पे पैसे बोरो करो. ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो जो बोरोड फंड्स है उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे लेंड करो. ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, कि मैं कहीं से पैसे लेता हूँ और उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे को. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मैं वही पैसों को और ज्यादा इंटरेस्ट पे कहीं और लेंड करता हूँ. ठीक है, तो दैट पर्सन विल पे मी मोर इंटरेस्ट देन आई हैव टू पे द फर्स्ट पर्सन.
राइट, फ्रॉम द वन आई बोरोड मनी. सो बेसिकली अगर क्या, बैंक बैंक सिर्फ एक बनिया दिमाग है जो कहीं से पैसे कम ब्याज पे उठाता है और आगे किसी और को ज्यादा ब्याज पे दे देता है। ठीक है, तो एक फॉर एग्जांपल लंच ब्रेक बैंक करके अगर कोई ऐसा बैंक है, ठीक है, तो वो सपोज फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट के वाया तुम लोग के पैसे जो तुम सेविंग्स अकाउंट में रखते हो या फिक्स डिपॉजिट करते हो कोई भी बैंक में, उसमें 2% और 6% के आसपास तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा है. ओके, एज एन ब्याज. और वही पैसों को वो कार लोन में अगर तुम वही बैंक से तुम लोन लेने जाओगे, तो वो तुम्हें डिपॉजिट जितना फिक्स डिपॉजिट का रेट चल रहेगा सेम डिपॉजिट पे तुम्हें नहीं देने वाला, राइट, वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है. तो 8% पे होम लोन फॉर एग्जाम्पल, कार लोन 9.5% पे, पर्सनल लोन 14%, 15%, 12% पे. तो ये जो हाई इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं और जितना कम अपने को डिपॉजिट देते हैं, उसके बीच का जो स्प्रेड रहता है फिर जो बीच का मार्जिन बच जाता है, दैट इज प्रॉफिट्स फॉर द बैंक. ओके, that is how the banks work. That is how a very basic thing of banking business जो तुम्हें पता होना चाहिए पहले से. नहीं पता तो आई होप अभी रिवीजन हो गया रहेगा. ओके, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे कि बैंक के पास जो भी फंड आते हैं वो अलग अलग रिस्की असेट्स में भी डालता है, कि जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट वगैरह. तो उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो भी उनका इनकम हुआ रहेगा उससे भी. एंड एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी मेजर स्कैम्स होते हैं दुनिया के, उसमें हमेशा बैंक्स इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी डार्क ट्रूथ ऑफ रियलिटी यू कैन से इन द वर्ल्ड. जहाँ पे जो सबसे ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर है, बैंकिंग इज द मोस्ट रेगुलेटेड सेक्टर इन द वर्ल्ड. ठीक है, वो हर जगह से रेगुलेटेड है, बट स्टिल जो भी मेजर स्कैम्स होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, उसमें यूजुअली बैंक्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ इट, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जिसमें इतने सारे लूप होल्स है जो पीपल एक्सप्लॉइट इट एंड पीपल ट्राई टू बेंड द रूल्स, एंड उस जगह उसकी वजह से बहुत सारे स्कैम्स बाहर आते हैं. एंड banks are run by people and people can be scammers. Okay, so so this is simple that the it's a dark truth that जो भी major scams होते हैं उसमें usually banks are always part of it. Okay, आई होप सबको ये बेसिक समझ गया होगा बैंकिंग बिजनेस का, कि बैंकिंग बिजनेस एकदम बेसिक लेवल पे कैसे काम करता है. एंड यू नो जस्ट एन ओवरव्यू. आई होप सबको समझ गया, तो थम्स अप दे दो मेरे को, वी कैन मूव फॉरवर्ड. सॉरी, चलो. देखा नहीं मैंने। लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंडिया में यूजुअली 3 टाइप ऑफ बैंक्स रहते हैं जो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो. एक होता है लार्ज प्राइवेट बैंक्स, जिसमें एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस ये सब आ गए. दे रन द बैंकिंग सेक्टर टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स वगैरह, बहुत सारे डिपॉजिट्स इनके पास आते हैं. एंड दे आर प्राइवेट बैंक्स. ओके, दे आर नॉट गवर्नमेंट बैंक्स. ओके, दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, द गवर्नमेंट बॉडी, बट दे आर प्राइवेट बैंक्स. ओके, पीएसयू बैंक्स जो गवर्नमेंट की बैंक्स है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है बैंक्स को. तो उसमें एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये सारे पीएसयू बैंक्स आ गए. स्मॉल फाइनेंस बैंक तो थर्ड कैटेगरी है, इसमें इक्विटास, उज्जीवन, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बैंक होते हैं, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो ये सारे टाइप के बैंक्स हैं जो इंडिया में काम करता है. ठीक है, एंड ये 3 प्राइमरी बैंक्स दैट आर मच मोर इन टॉप. आजकल तुमने सुना रहेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं ऑन द फिक्स डिपॉजिट्स. तो उसका रीजन ये है कि वो लोग ज्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो इसके ना वो लोग के रिटर्न थोड़ा हाई मिलते हैं उनको, तो वो लोग तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट दे पाते हैं. बट एट द सेम टाइम उनका डिफॉल्ट रेट भी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट बैंक्स. ओके, जो लार्ज बैंक रहते हैं जो तुम्हारा पैसा थोड़ा ज्यादा कम रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करता है. ओके, तो अभी ये तीनों सेक्टर के जो भी तीनों टाइप के बैंक्स रहते हैं वो लोग किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है उनका ग्रोथ. तो जैसे प्राइवेट बैंक जो भी एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस है, ये सब लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, कि जैसे कि बोलते हैं ना जीडीपी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं इंडिया का, कंजम्पशन कितना अच्छा चल रहा है, क्योंकि अर्बन सिटीज में कितना बेटर डिमांड है डिपॉजिट्स का, लोन्स का, लोग लोन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, नया घर खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे. तो ये सब जो चीज रहता है उसके ऊपर सबसे डिपेंडेंट रहता है लार्ज प्राइवेट बैंक्स का ग्रोथ. ओके, उनके फंडामेंटल बिजनेस की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्टॉक प्राइस की ग्रोथ की बात नहीं कर रहे. ठीक है, दैट इज डिफरेंट. वी डोंट हैव टू जस्ट फोकस ऑन स्टॉक प्राइस, वी हैव टू फोकस ऑन द बिजनेस फंडामेंटल्स. ठीक है, तो ये इनका बिजनेस कब ग्रो करता है, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया बेटर होता है या फिर ज्यादा ग्रोइंग होता है, तब इनका यूजुअली परफॉर्मेंस बेटर होता है. ओके, पीएसयू बैंक्स डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो केपेक्स साइकिल रहता है. ठीक है, तो लास्ट 4 ईयर से कैसा हो रहा है,
अभी निर्मला तो इतना वसूली कर रही है तुमसे टैक्सेशन, ठीक है, तो वो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को यूजुअली गवर्नमेंट बैंक्स ही फंड करते हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में उनका बैलेंस शीट या फिर जो भी नंबर है बेटर होता है, ठीक है। पीएसयू बैंक से अगर गवर्नमेंट का केपेक्स बढ़ रहा है या फिर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में केपेक्स बढ़ रहा है, तो फिर यूजुअली पीएसयू बैंक के ना बेटर होता है, बिकॉज दे फंड दोज प्रोजेक्ट्स, ओके। जैसे आज में आईआरईडीए इतना ऊपर जा रहा है वगैरह, तो आईआरईडीए इज गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का कंपनी, इट्स अ पीएसयू एनबीएफसी। एंड उस टाइम पे इफ यू सी तो जैसे गवर्नमेंट अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है, ठीक है, तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के आसपास जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसको फंड आईआरईडीए करता है, ठीक है। तो दैट बेनिफिट्स, राइट, तो इसके ना बोल रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स का जो भी अप साइकिल आता है वो इट्स डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स साइकिल, ठीक है। अगर वो कम होता है तो फिर इवेंचुअली दीज कंपनी सफर, ओके। ये कम भी होता है बाय द इक्विटास, उज्जीवन, ये सब का डिपेंडेंट होता है रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में अगर लोग लोन ले रहे हैं तो दैट्स एन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। तो जिसके अंदर रूरल एरिया में अगर लोन का ग्रोथ है, डिपॉजिट का ग्रोथ है, वहां पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है रूरल एरिया में, वहां पे डिमांड अच्छा है, ठीक है, तो फिर इट बेनिफिट्स इक्विटास एंड उज्जीवन, क्योंकि वो लोग रूरल एरिया में ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है, वहां पे ही सबसे ज्यादा उनके ब्रांचेस रहता है, देन दे ऑपरेट इन those areas, okay, tier 2, tier 3 cities of India. So that's how we bifurcate these three type of banks. This is just for the knowledge purpose. अगर तुम कोई भी बैंक होल्ड करते हो, पीएसयू, लार्ज बैंक, लार्ज प्राइवेट बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो यू शुड नो कि इनका डिपेंडेंसी कहाँ होता है ग्रोथ का, ओके। वी होप ये सबको समझा, दिस वाज एन इजी बाइफिकेशन आई फील। इफ यू डिड अंडरस्टैंड, गिव अस अ थम्स अप ताकि हम लोग आगे जा मुड़ पाए, थोड़ा आगे जाओ। मुड़ पाए जाओ। Okay, let's move ahead. Okay, okay. We are going slow, चांस बाय चांस। तुम्हें सब समझ में है कि बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। एकदम से एकदम टफ वर्ड्स यूज नहीं कर देना, ठीक है। अभी फाइनेंशियल रेशियोज यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बाउंसर जाने लगे है, बट विल ट्राई अवर बेस्ट कि तुम एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सब समझ पाओ, ठीक है। तो फाइनेंशियल रेशियोज, जैसे मैंने बोला कि तुम मैथ्स का पढ़ाई करके साइंस का एग्जाम नहीं दे सकते, तो वैसे ही यहाँ पे जो तुम पहले 4-5 सेशन में सीखे हो, इनफैक्ट ये क्या बोलते हैं, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये सब वहां पे बैंकिंग सेक्टर में इतने इट इज नॉट रेलेवेंट टू दोस। तो यहाँ पे एक अलग टाइप के रेशियोज रेलेवेंट रहता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग कौन से जो भी रेशियोज को चेक करते हैं, हम लोग किस हिसाब से स्टॉक्स को देखते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स को। एंड वो तुम्हें जब तुम सेल्फ एनालाइज करने बैठोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, मुझे ये भी रेशियो देखना है या फिर मुझे ये रेशियो नहीं देखना है। तो यू कैन मेक योर ओन रैशनल आउट ऑफ इट, बट दिस इज अवर रैशनल कि हम लोग कैसे बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हैं, हम लोग कौन से रेशियोज को देखते हैं, वो रेशियो का मीनिंग क्या होता है। तो वी होप दिस हेल्प्स यू, बट फंडामेंटल एनालिसिस इज पर्सनल चॉइस कि तुम लोग जब एनालिसिस करने बैठते हो तब तुम्हें खुद का रैशनल दिमाग चलाना पड़ता है कि अच्छा, मेरे को नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यू डिसाइड दोस थिंग्स एंड यू कैन शफल अप योर एनालिसिस। वी आर शेयरिंग अवर पर्सपेक्टिव एनालिसिस, इसमें से तुम जो सीखना चाहो, जो पिक करना चाहो, वो तुम पिक कर सकते हो। अभी नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेसेस में हम लोग क्या चेक करते हैं कि उसका सेल्स ग्रोथ कैसा हुआ, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हुआ, जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आ जाए तो वी चेक देयर ऑल द रेशियोज अकॉर्डिंगली। हमने जैसे इनफैक्ट एसएस दिया था, प्रो फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं। उसी तरह बैंकिंग सेक्टर को पूरी अलग तरीके से देखना होता है, जिसमें हम लोग उसके जाके सीधा नंबर्स को ऐसे चेक नहीं करते जैसे नॉर्मली बाकी बिजनेसेस को करते हैं। वी हैव टू चेक दीज रेशियोज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बैंकिंग सेक्टर फिलहाल करंटली अच्छे से कर रहा नहीं कर रहा है, एंड उस हिसाब से समझता है कि उसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एनआईएम फर्स्ट, ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जैसे कोई भी धंधा रहता है, नॉर्मल धंधा रहता है, उसमें कोई भी सेल्स करता है, उसमें एक्सपेंसेस करता है, और फिर जो बचता है वो उसका प्रॉफिट रहता है, एकदम लेम लैंग्वेज में, ठीक है। दुकान चला रहे हो वो हिसाब से, ठीक है। अभी यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में कैसा होता है कि यू हैव टू हैव अ इंटरेस्ट इनकम, जो ये हमने पूरा जो समझाया था बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो इंटरेस्ट का जो स्प्रेड रहता है कि तुमने कितने पे इंटरेस्ट लिया है और कितने पे तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, दैट इवेंचुअली जो तुम्हारा जो बीच का जो स्प्रेड आता है, ठीक है, दैट दैट बिकम्स योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कोई भी और एक्सपेंसेस भी रहता है जो बीच में अपने को ऑकर होता है बैंक के देने, ठीक है, तो वो निकल जाता है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेट्स के मार्जिन, जो भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितना अच्छा है। अभी जितना ज्यादा होगा उतना बेटर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। तो एक नॉर्मल कंपनी का जैसे ओपीएम या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है, सॉरी एनपीएम, नेट प्रॉफिट मार्जिन रहता है, वैसे ही यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहता है, ठीक है, बिकॉज दिस सेक्टर इज डिफरेंट, ओके।
तो हायर द बेटर ऑफ कोर्स, एंड इंडिकेट्स कोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये यूजुअली को 3-4% रहता है, जैसे नॉर्मल बड़े बड़े बैंक्स का 15-20-30%, बैंक सॉरी जो भी नॉर्मल कंपनीज रहते हैं उनका अलग अलग सेक्टर में तुम देखोगे ओपीएम एनपीएम 20-30% रहता है। ऐसा बैंकिंग का नहीं रहता, जो स्प्रेड रहता है वो कम रहता है, राइट? जैसे 6-7% पे उन्होंने एफडी दी है, ठीक है, एफडी ली है, तो यहाँ पे अगर लोन 9-10% पे दिया तो 2-3% का मार्जिन बनता है, फिर उसमें भी थोड़ा कट फुट होता है, ठीक है, अलग अलग चीजों से। तो दैट द नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैन नेवर बी लाइक 8-10 सॉरी 11-12-13% नहीं होता यूजुअली। बड़े बड़े बैंक्स का 4%, 3% ऐसे निकलता है, ठीक है। सी तो ऑफ कोर्स बैंक्स ट्राई देयर लेवल बेस्ट, जिसमें उनको कम से कम इंटरेस्ट पे वो लोग को कहीं से लोन मिले, दैट विल गेट टू द द अमाउंट नेक्स्ट मिले, पॉइंट। एंड वो लोग बेस्ट से बेस्ट अमाउंट पे आके लोन पे लगा पाए। बट ऑफ कोर्स देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। बट उसको मिला जुलाने के बाद उनके पास नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना अच्छा मिलता है, उतना समझता है कि बैंक कितना अच्छे से प्रॉफिट कमा पा रहे होता है। तो उसके कोर बिजनेस से कितना अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। तो कैसा होता है कि तुम्हारा जो भी कंपनी एसेट्स खरीद रहा है भाई, जैसे तुमने अगर सपोज इससे मेरे पास एफडी रखा है, ठीक है, मैं एफडी से कुछ एसेट्स भी खरीदता हूँ, मैं एक अच्छा मेरा बैलेंस शीट बनाना चाहूंगा, एक रिलायबल एसेट्स बनाना चाहूंगा जिसमें बॉन्ड जैसा कुछ लिया है, तो एसेट्स के ऊपर मेरे को कितना अच्छा रिटर्न आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बैंक। ओके, तो मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, मैंने जो भी क्या बोलते हैं असेट्स जमा किए विद द स्प्रेड, ओके, जो भी मेरे प्रॉफिट्स आ रहे हैं या फिर जो भी मेरे पास क्या बोलते हैं डिपॉजिट्स आ रहे हैं, उससे मैं कितने रिलायबल एसेट्स क्रिएट कर पा रहा हूँ मेरे बैंक के देने, दैट गिव्स एन एडिशनल रिटर्न्स टू द कंपनी, राइट? जो भी रिटर्न ऑन असेट्स है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बताता भी है कि तो बैंक अपने फंड्स को कितना अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जो भी बैंक के पास फंड्स आ रहे हैं, डिपॉजिट्स में आ रहे हैं, या फिर जो भी बैंक ने जमा किए अपने पास फंड्स, वो कितने अच्छे से वेल मैनेज्ड है कि उसका मैक्सिमम रिटर्न निकल पा रहे कि नहीं, अच्छे एसेट्स से, ठीक है, क्वालिटी एसेट्स से। तो ये भी ऑफकोर्स हायर द बेटर, पर ये भी वही 1-2% ही होता है, ऐसा यूजुअली 5-10-20% नहीं देखोगे आप आरओए भी। तो दिस इज हायर द बेटर, इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ बैंक टू मैनेज फंड्स, मतलब कि जो भी मैंने बोला कि अगर तुम्हारे बैंक के बैलेंस शीट में जो भी फंड्स दिख रहे जो भी फंड्स आए बैंक के पास, वो कितना अच्छे से वो असेट्स के अंदर चर्न कर पा रहे, एंड यू कैन से कि कितना एफिशिएंटली वो सेव भी कर पा रहे हो पैसों को, मतलब ज्यादा रिस्की एसेट्स में भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे, एंड दे आर गेटिंग एडुकेट रिटर्न ऑन इट। ओके, थर्ड आता है कासा रेशियो, ठीक है। तो दिस इज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। तो अगर सपोज तुमने करंट अकाउंट में एक करंट अकाउंट बनाया बैंक के पास, या सेविंग्स अकाउंट बनाया, तो वहां पे बहुत मिनिमल इंटरेस्ट पे करता है तुम्हें, राइट? बैंक कोई भी 1-2% करंट अकाउंट पे, तो हम लोग 0% मिलता है। तो सेविंग्स अकाउंट में लिटरली 1-2%, तो दिस इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फंड्स फॉर द बैंक, राइट? कि बैंक के पास फंड्स तो चाहिए ना, तुम्हें लोन देने के लिए फंड्स चाहिए हमेशा, तो ये जो एकदम लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहता है ना, वो कासा में रहता है, ठीक है। तो जो भी बैंक के पास कासा से सबसे ज्यादा फंड्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब उनके करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से जो फंड्स आ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द बैंक। मतलब अगर 2% पे आ रहा है मेरे को ये फंड्स, ठीक है, उसको मैं 7-8% से कमा पा रहा हूँ कहीं से, तो मेरा जो इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, 6-7% पे। तो यूजुअली कासा इज ऑफकोर्स हायर द बेटर, एंड ऊपर से समझ में आता है कि कंपनी कितने लोअर कॉस्ट पे फंड्स को बोरो कर पा रही है, ठीक है। जो भी अपने डिपॉजिटर्स है, अगर उसके करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में बहुत ज्यादा बैलेंस रहता है, तो दिस स्टेट्स के बैंक के पास लो कॉस्ट पे फंड्स आ रहा है, एंड इट कैन मैनेज द फंड्स बेटर। ओके, एनपीए, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये जो कि तुम स्टूडेंट रहोगे तो तुम्हें बहुत बार घर पे भी ये फील कराया जाएगा कि तुम नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, अ, यानी कि काम नहीं आ रहे। हाँ, काम नहीं आ रहे हो, ठीक है। अगर तुम समझ रहे हो, अगर बैंक ने, अगर मैं बैंकिंग की भाषा में बोलूँ, तो अगर बैंक ने हार्दिक को लोन दिया है, ठीक है, मैं एसबीआई, मैंने हार्दिक को लोन दिया और हार्दिक डिफॉल्ट हो जाता है, विजय माल्या निकलता है, तो अगर ही गोस टू लंडन, ओके, समवेयर, एंड नाउ हिज लोन इज डिफॉल्टेड, राइट? तो दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, मेरे लिए वो असेट था, लेकिन अब ये नॉन परफॉर्मिंग है, ठीक है, तो ही इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैड डेट्स में लिखना पड़ता है, हाँ, एंड इवेंचुअली मैं उसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा हूँ, तो एसबीआई बोलेगा तो यार ये तो गया, अभी लंदन भाग गया ना, अभी खत्म, ठीक है। तो दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो ये क्या बताता है, ये एसेट की क्वालिटी बताता है कि यार मैं बहुत ज्यादा विजय माल्या जैसे लोगों को लोन देते जाऊंगा एज अ बैंक, ठीक है, तो मेरा एनपीए बहुत ज्यादा खराब होते जाएगा, मतलब एनपीए का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, मतलब अगर मैंने 100% फंड्स कहीं पे लोन पे दिए, ठीक है, उसमें से अगर 5-7-10%, 20% मेरे ऐसे विजय माल्या लोग के पास, जैसे लोग के पास
चले गए, ठीक है, जो डिफॉल्ट हो रहे हैं, जो रिस्की लोग हैं, कभी भी भाग सकते हैं, ठीक है, तो मेरा जो एसेट क्वालिटी है वो खराब हो जाता है, ठीक है, जो भी मेरे एसेट क्वालिटी रहेंगे वो खराब हो जाता है। तो ये समझ में आता है अगर एनपीए कोई भी बैंक का कम रहता है, तो ये समझ लो कि तुम्हें समझ में आएगा कि द क्वालिटी ऑफ द एसेट, क्वालिटी ऑफ द क्लाइंट्स बैंक हैज इज गुड। ओके, लोअर द बेटर। लोअर द बेटर, ऑफ कोर्स। दिस एनपीए डेफिनेटली लोअर द बेटर। ये अगर अच्छे अच्छे जो भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो 1 से 2% के नीचे ही रखते हैं नेट एनपीए अपना। जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए, जहाँ पे अभी भी वसूली करना बाकी है, लेकिन नेट एनपीए में समझ गया कि ये तो पैसे नहीं आने वाले हैं, ठीक है। रिसेंटली लेकिन मैनी प्राइवेट बैंक्स हैव ओपनड अप, मतलब धीरे धीरे बुक्स बाहर आ रहे हैं जिसमें 5% बहुत काफी बारी नॉर्मल निकल के आता है नंबर। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि बैंकिंग इज जस्ट वन सेक्टर विच हैज द हाईएस्ट लूप होल्स। ओके, इट हैज द हाईएस्ट रेगुलेशन। जैसे बोलते हैं ना कि क्लासरूम में एक जो सबसे ज्यादा शरारती बच्चा रहता है उसको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलता है, लेकिन वो फिर भी शरारती करते ही रहता है, ठीक है। तो यही है बैंकिंग सेक्टर में भी, कुछ वैसा ही है कि वो सबसे ज्यादा रेगुलेटेड है, मतलब कि उसमें आरबीआई है, गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान देता है, सब कुछ ध्यान देता है, लेकिन फिर भी उसमें सबसे ज्यादा लूप होल्स है और सबसे ज्यादा बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्कैम्स होते रहते हैं, बिकॉज इट आई थिंक इन द एंड इट इज रन बाय ह्यूमंस। ओके। ओके, सो वी होप सबको ये 4 रेशियो समझ गया हो। अभी मैं क्विक छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट वाले चीज के ऊपर लेके जाऊंगा बैंकिंग के, ठीक है। तो एसएलआर, सीआरआर एंड कार फॉर रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक, अब ये क्या होता है, ठीक है। ये अगर तुम कोई भी बैंक में पैसे डालते हो तो ये एक्सपेक्ट कि अगर तुमने कोई एफडी किया है तो ये एक्सपेक्ट कि मैं जब भी वो विड्रॉ करने जाऊंगा तो मेरे को मेरा जो भी अमाउंट मैंने एफडी किया है वो मेरे को पूरा अमाउंट मिलेगा, राइट। मैंने अगर 10 लाख का एफडी किया है तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ बैंक से कि अगर मैंने जब भी विड्रॉ करने जाऊं तो कोई भी मैं तरीके का रिस्क ले रहा हूँ कि वो कभी 9 लाख हो जाए, 8 लाख हो जाए, है ना। उस पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी फिक्स होना चाहिए और मेरा जो भी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है वो भी सेफ होना चाहिए, एकदम सेफ होना चाहिए। तो बैंक्स को हमेशा बहुत ही करीबी से रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अगर उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, जो भी वो लोग को फंड्स मिल रहे हैं और उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में कहीं पे रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जहां से वो डिफॉल्ट रेट बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो जब भी तुम 10 लाख लेने जाओगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर बैंक्स। तो वो लोग कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, इसका 3 तरीका है, ठीक है। फर्स्ट है एसएलआर। एसएलआर मतलब कि क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। सेकंड है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये दोनों रेशियोस आरबीआई ने मेंटेन करने बोला है बैंक्स को, जिसके अंदर एक अगर सपोज 100 रुपीज का जो भी फंड रहेगा उसमें से 18% मिनिमम एसएलआर में रखना पड़ेगा बैंक्स को, जिसके अंदर उनको मिनिमम 18% ऑफ द जो भी 100 रुपीज का उनका टोटल फंड है उसमें 18 रुपीज यहाँ पे बाजू में रखना पड़ेगा कि कुछ भी अगर गलत होता है, 18 रुपीज और कैश रिजर्व रेशियो में 4 रुपीज, ठीक है। तो दिस आर लाइक लिक्विड एसेट्स, ओके, फॉर द बैंक के कभी भी कल कुछ बड़ा घोटाला होता है बैंक में तो उसके डिपॉजिटर्स ज्यादा सफर नहीं करे और कुछ तो रिकवरी हो जाए, ठीक है, बैंक से। तो ये एसएलआर और सीआरआर इसमें हेल्प करता है, 18%, 4% रिस्पेक्टिवली है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसमें ऐसा रहता है कि जैसे मैंने बोला कि 100 रुपीज अगर टोटल फंड है, ठीक है, बैंक के पास, तो एट सम पॉइंट क्या बोलते हैं बैंक्स को थोड़े रिस्की एसेट्स में भी डालना पड़ता है। वो सिर्फ बोलता है ना जो भी डिपॉजिटरी मनी है उसके अलावा जो भी बॉन्ड से पैसे आ रहे हैं या फिर मेरे इक्विटी डायलूजन से मेरे कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स रहेंगे उन्होंने जो पैसे डाले हैं, ठीक है, वहां से आ रहे हैं। तो मेरे को एक रिस्की एसेट्स का भी एक पोर्शन रखना पड़ता है कि ठीक है, अगर मेरे बैंक जो भी ये पैसे इन्वेस्ट कर रहा है बाहर, उसका 9 to 12% मेरे को कहीं ना कहीं तो ऐसे सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो कैपिटल मेरे पास रहना ही चाहिए हमेशा, ठीक है। जो भी मैं 100 रुपीज कहीं बाहर लैंड कर रहा हूँ तो 9 to 12 रुपीज मेरे को कहीं पे एकदम फिक्स अमाउंट कैपिटल रखना चाहिए बाजू में, ताकि मैं वो बाकी का पैसा भी इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो दिस इज, आरबीआई का नॉर्म ही है, मतलब ये तीनों आरबीआई से नॉर्म ही है एंड दे आर सपोज्ड टू बी मेंटेन्ड एज पर द आरबीआई नॉर्म्स। कल को अगर आरबीआई बोलता है कि एसएलआर सीआरआर कम करो, ज्यादा करो, तो दे हैव टू मेंटेन इट अकॉर्डिंगली एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मिनिमम मेंटेन इतना करना ही पड़ेगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जो पीएसयू बैंक्स रहते हैं उनको 12% रखना पड़ता है, मतलब कि अगर वो 100 रुपए कहीं पे बाहर लेंड कर रहे हैं तो उनको 12 रुपीज बाजू में रखना पड़ता है कि भाई कुछ भी हुआ तो ये 12 रुपीज यूज कर सकते हैं सबको बांटने के लिए, ठीक है। Correct. ये डिफॉल्ट हुआ है, ऐसा कुछ खराब हो गया वहाँ पे, क्योंकि होता रहता है।
तो जो पीएसयू बैंक है उसमें 12% रखा है, और जो भी कमर्शियल बैंक नॉर्मल बैंक रहता है, प्राइवेट बैंक्स, उसमें 9% रखा है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो अभी इससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट को पीएसयू बैंक्स के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट रिफ्रेजिंग एवरीथिंग व्हाट एवर किशन हैज सेड एज ऑफ नाउ, हम लोग जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है या फिर कोई बैंक ओपन करते हैं किसी का बैंक का, हम लोग CNET.in पे जाके चेक करते हैं कि उसका मेरे को क्या क्या चेक करना है। तो दीज आर द रेशियोज विच यू हैव टू चेक, जिससे आपको समझेगा कि उस बैंक का जो रेशियोज है उसके बेसिस पे उसका बैंक का एसेट्स क्वालिटी कैसा है, वो कितना अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, कितना अच्छे से अपना बिजनेस रन कर पा रहा है। रही बात रिस्क मैनेजमेंट की, तो ये बेसिक रेशियोज है जो आपको चेक करना है, वहां पे साइड में लिखा रहेगा हाउ मच इज गुड इनफ, एंड इफ नॉट देन यू कैन सिंपली गूगल कि आपको अगर PSU को कितना चेक करना है, नॉर्मल बैंक से कितना चेक करना ये पीएसयू उसका 12% रहता है, क्योंकि पीएसयू सबसे ज्यादा कांड करता है, ठीक है। है। तो उन्होंने These are कैपिटल all the एडिक्वेसी ratios रेशियो। which you have to maintain, as simple as that, and which all you have to check, and उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने में समझिएगा कि फिलहाल ये फाइनेंशियल रेशियोज आपके नॉर्म्स को मीट कर रहा है कि नहीं, आपको मिनिमम जितना एक अच्छा चाहिए था उस बैंक में उतना मीट कर रहा है कि नहीं। तो यू हैव टू फाइंड कंपनीज जो इम्प्रूव कर रहे हैं, जिनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्प्रूव कर रहा है। शायद अभी 3.5% है, तो अभी जो एचडीएफसी का इतना सब फसाड़ मचा हुआ था कि भाई बार बार नीचे गिर रहा है, ये वो, तो क्या है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, ठीक है, जो उनका पेरेंट कंपनी था, वो दोनों जब मर्ज किए तो उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत खराब हो गया जो पहले था उससे, ठीक है। और फिर वो रिकवर नहीं कर रहा था, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरते जा रहा था, जबकि एक्सपेक्टेशन से कि वो अच्छा होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और एक्चुअली में मर्जर होने के बाद मालूम पड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर एक जगह पे स्टेबलाइज होगा और अब वापस से बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहता है वो परफॉर्मेंस समझाता है, रिटर्न ऑन असेट, अगेन इट शोज के कंपनी कितना अच्छे से रिस्की या फिर क्वालिटी एसेट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे रिटर्न्स भी आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम कोई डिफॉल्ट रेट्स भी नहीं है, मतलब कि आरओए के साथ साथ एनपीए भी चेक करना होता है। एनपीए में अगेन 1-2% के अंडर हो तो ज्यादा अच्छा है, 3-4% आजकल कॉमन हो गया, लेकिन 1-2% के अंदर रहेगा तो वेरी गुड, ओके। कासा रेशियो अगेन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग समझाता है कि कितने कम कॉस्ट पे बैंक बोरो कर पा रहा है, ताकि वो अपने को लेंड कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा उसको प्रॉफिट मार्जिन हो, ठीक है। सो दीज आर द रेशियोज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सीएलआर, सीआरआर, कार फॉर रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे सिर्फ नजर देनी होती है, क्योंकि ये तो मेंटेन करना ही पड़ता है। करेक्ट। बैंकिंग अगेन इज अ वेरी रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड इंडस्ट्री, तो उसके अंदर SLR or CRR is compulsion, and car is something again a compulsion that they have to maintain। तो उसके आसपास हो या उससे ज्यादा हो तो कोई वांदा नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। आई होप ये सबको चीज समझियो कि कौन से फाइनेंशियल रेशियोज देखने होते हैं, और थोड़ा एकदम फ्रेश माइंड से समझियो। पहले की जो कंपनी, पहले अपन ने जो भी एनालिसिस सीखा था, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एनालिसिस वी आर लर्निंग राइट नाउ इन द बैंकिंग सेक्टर। इट्स अ वेरी डिफरेंट सेक्टर दैट हैज टू बी लुक्ड इन अ डिफरेंट वे, ओके। सो वी होप सबको समझ रहा है, थम्स अप देते जाओ। लोग जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, ओके। प्रीवियस एनालिसिस ऋषि यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब एज वेल, ओके, हम लोग के पेज एस्केप पे। ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग। ओके, हम लोग के वेबसाइट पे भी है, वेबसाइट पे भी है भाई, ठीक है। ओके। लेट्स मूव अहेड एंड गो टू where to find these ratios। ठीक है, ये रेशियोज अभी तुमने बता तो दिया यार, ये रेशियोज है वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये रेशियोज को मैं ढूंढूं कहाँ पे, मेरे बैंक्स के लिए। तो अगेन आई जस्ट वांट टू गिव अ पिंग कि जो भी तुम रेशियोज देख रहे हो, बैंक को एनालाइज कर रहे हो, ये तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि तुम जो बैंक में अपने एफडी रख रहे हो, सेविंग्स अकाउंट रख रहे हो, जो भी तुम बैंक यूज कर रहे हो डेली पर्पज के लिए, वो कितना अच्छा बैंक है। अगर तुम बैंक को एनालाइज करना सीख गए तो तुम लोग तुम्हारे लिए सही बैंक भी चूज कर पाओगे, कि जो अच्छा एफिशिएंटली रन कर रहा है, and you can have more trust on those banks, okay। तो एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने चेक किया कि ये रेशियोज को फाइंड कैसे करना होता है। सो यू कैन गो टू द स्कीनर.इन वेबसाइट, ठीक है, यू कैन टाइप योर बैंक नेम, ठीक है, वहां पे तुमने टाइप किया, एकदम लास्ट में डॉक्यूमेंट्स करके रहेगा, वहां पे तुम्हें हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक्स अपने नंबर्स पोस्ट करना पड़ता है, सेबी का रूल है, ठीक है, दे कैन स्किप इट। तो जैसे ही उन्होंने, तुम पीपीटी पे क्लिक करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ही तुम वो पीपीटी खोलोगे तो एक आध या दूसरे पेज पे तुम्हें ये सारे के सारे नंबर्स मिल जाएंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिल जाएगा, कासा रेशियो मिल जाएगा, नेट एनपीए मिल जाएगा, फलाना ढिंगा आरओए, जो भी अपन ने लिखा था मोस्टली यहीं पे सब फटाफट मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा नीचे आने की भी टेंशन नहीं रहता इस चीज के अंदर।
एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे तुम स्क्रॉल अप करोगे तो और तुम्हें इन डेप्थ चार्ट के साथ समझाएंगे कि उनका ऊपर जा रहा है, इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चेक फॉर द मल्टीपल क्वार्टर्स कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। दे कंपेयर इट देमसेल्व्स इनटू द पीपीटीज, बट इफ दे हैवंट देन यू हैव टू चेक मैन्युअली पिछले क्वार्टर्स में जाके भी एक बार चेक करके आओ कि कैसा था, क्या बोलते हैं, कासा रेशो कैसा था, एनपीए सब इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तुम्हें एक बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, वी होप सबको सोर्सेज समझ गया। स्कैनर डॉट इन पर जाना है या फिर कंपनी की वेबसाइट पे भी तुम्हें पीपीटीज मिल जाएंगे। वी होप सबको समझाओ, इजी छोटा सा पॉइंट था जो मेरे को समझाना था। ओके। ओके, ये रेशियोज कैलकुलेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इसको ढूंढना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इतना है कि तुम्हें इसको समझ में आना चाहिए कि रेशियोज का मीनिंग क्या है, ताकि तुम मुझसे कोई एनालिसिस कर पाओ, तुम्हें समझे कि वो इम्प्रूव हो रहा है तो अच्छी बात है, और खराब हो रहा है तो अच्छी बात है या नहीं है। तो दीज आर द अंडरस्टैंडिंग दैट इज वेरी मच मोर इम्पोर्टेंट देन कैलकुलेटिंग दिस रेशियोज। सो वी होप सबको समझ गया हो। एक थम्स अप दे देना इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग्स। ओके। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू रिस्क फैक्टर्स इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि बताया कि सबसे ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा कांड होता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इसमें एक और जो फैक्टर रहता है, जो इकोनॉमिक साइकिल रहता है, ठीक है, कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल रहता है, जिसमें कभी इकोनॉमी खराब चल रहा है तो कभी अच्छा चलता है, कभी वापस से बूस्ट करना पड़ता है आरबीआई को। तो ये सब जो इकोनॉमिक साइकिल रहता है ना, उसमें बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक साइकिल नीचे आता है तो बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल ऊपर जाता है तो बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा उसमें फायदा भी होता है। तो इट इज वेरी वोलेटाइल एंड कोरिलेटेड टू द इकोनॉमिक साइकिल। तो ऐसे ऐसे देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इज ऑल्सो वेरी मच कोरिलेटेड टू द इकोनॉमिक साइकिल्स, क्योंकि ये सारे जो भी इंडस्ट्रीज रहते हैं उसमें कंजम्पशन डिमांड का सबसे ज्यादा चीज रहता है। तो अभी इकोनॉमिक साइकिल का मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे इकोनॉमिक साइकिल की वजह से बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रहता है कंजम्पशन ड्रॉप के, मतलब अगर तुम्हारा इनकम लेवल सेम रह गया लेकिन महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब तुम कंजम्पशन करने से बहुत सोचते हो कि अभी नहीं गाड़ी लेना है, थोड़े टाइम बाद गाड़ी लेंगे। ठीक है, तो ये जब भी ये तुम करते हो तो उसके वजह से सेल्स ड्रॉप हो जाता है, टाटा मोटर्स का सेल्स ड्रॉप हो जाएगा, है ना, तुम गाड़ी लेने लेने जाओगे तो अभी सेल्स ड्रॉप हो गया, अभी टाटा मोटर्स वाले रोएंगे। अभी टाटा मोटर्स सोच रहा था कि और 4 ईवी गाड़ी लेके आना है मेरे को। ठीक है, पर अगर तुम ये करंट वाली ईवी गाड़ियां ही नहीं ले रहे हो तो और 4 गाड़ी कैसे लेके आएगा, है ना। तो वो बोलता है कि अभी नहीं, वापस से थोड़ा लोग खरीदने लगेंगे ना तब मैं एक्सपेंशन करूंगा, अभी एक्सपेंशन नहीं करूंगा। तो अपना एक्सपेंशन रोक देता है। वो एक्सपेंशन रोक देता है तो क्या होता है, बैंक से लोन नहीं लेता है। ठीक है, एक्सपेंशन करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। अभी एक्सपेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो लोन डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहा। फिर अभी ये कब आता है, जब हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहता है। ठीक है, तो अभी इकोनॉमिक साइकिल में जब भी अभी अपन खराब साइकिल में खड़े हैं, तो उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज लाइक एट व्हाट रेट आरबीआई इज लेंडिंग मनी टू बैंक्स। ठीक है, तो आरबीआई क्या रेट पे बैंक्स को पैसे लेंड कर रहा है, तो दैट इज अराउंड 6% राइट, 6.25% राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे इट इज वेरी हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि अगर वहां पे 6.25% है, जहाँ पे आरबीआई बैंक को 6.25% में दे रहा है, तो बैंक अपने को और ज्यादा महंगे में ही लोन देने वाला है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर ये 4 साढ़े 4 टके पे आ जाए, ठीक है, 4.5% पे आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है, तो बैंक्स भी अपने को कम सस्ते दाम पे लोन दे सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर मार्जिन। ओके, तो अगर सपोज वहां पे 4 साढ़े 4 टके में, तो देखो तुमको अगर शायद 6-7 टके में अगर होम लोन मिल रहा होगा, तो तुम भी सोचोगे कार लोन मिल रहा हो 7 टके में, कार लोन मिल रहा है, अब भी ले लेते हैं टाटा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर पूरा जो सेंटिमेंट रहता है वो चेंज हो जाता है इकोनॉमी में, कि अगर अभी कंजम्पशन वापस से बढ़ने लगा तो सेल्स बढ़ने लगेगा, एक्सपेंशन होने लगेगा तो वापस से बैंक से लोन लेंगे कंपनी, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया तो फिर उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गया। एनआईएम जो स्क्वीज हुआ था, ठीक है, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्क्वीज हुआ था बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग, वो वापस से एक्सपांड होने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा साइकिल है, दैट इज द इकोनॉमिक साइकिल, एंड दैट अफेक्ट्स बैंक्स इन अ लॉट ऑफ सर्टेन वेज, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और उसके वजह से बैंकिंग सेक्टर में एक सेंटिमेंट्स बनता है या फिर टूटता है, बिकॉज ऑफ द आरबीआई रेपो रेट या फिर कंजम्पशन डिमांड इन द ओवरऑल कंट्री। ओके, अभी जैसे आरबीआई रेट का इम्पैक्ट आता है, तो इसके लिए लोग जब भी आरबीआई रेट ऐसा कुछ आने वाला, रेट कट आने वाला है, उसके सेंटिमेंट्स के बेसिस पे लोग बैंकिंग स्टॉक्स को बहुत अच्छे से देखते हैं। क्योंकि जितना आरबीआई रेट का एक्सपेक्टेशंस दे पाएगा या फिर उसके प्रोमिनेंट रीजन दे पाएगा या फिर वो करता है,
तो उससे समझता है कि आगे कंजम्पशन कितना अच्छे से बूस्ट होने वाला है, कंजम्पशन के बेसिस पे लोग आगे लोन इतना लेने वाले हैं, लोन लेने वाले तो फिर बैंकिंग सेक्टर को फायदा होने वाला है। एंड इन केस इफ दे डिले देयर रेट कट, मतलब आरबीआई अगर रेट कट डिले करता है तो उससे समझ आता है कि फिलहाल कंजम्पशन फिलहाल इतना फोकस नहीं कर रहे, आरबीआई इतना फोकस नहीं या कर फिर रहा है। कंजम्पशन शायद इन डिमांड ही है पहले, ठीक है। करेक्ट। तो जो भी है मतलब वो रीजनिंग भी बहुत मैटर करता है, और किस हिसाब से आरबीआई सपोर्ट कर रहा है कंजम्पशन बढ़ाने को या नहीं बढ़ाने को, या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है कंजम्पशन बढ़ाने को या नहीं करने को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे आरबीआई का रेट कट, इसके ने बोलता है रेट कट से इतना सा क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो रेट कट के मोमेंट्स रहता है वो धीरे धीरे इकोनॉमिक साइकिल को चेंज करते हैं, एकदम फटाक से नहीं करते, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, मालूम पड़ता है कि अच्छा उससे फर्क पड़ रहा है, इतना नहीं पड़ रहा, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक ऐसा झटपट नहीं पड़ गया, ऐसा थोड़ा सा टाइम लगता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वापस से डिमांड आने को भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि अगर रेट कट किया तो सब घर से बाहर निकल गए गाड़ियां लेने को, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम फॉर दैट कंजम्पशन पावर टू एक्चुअली ड्राइव इन। अभी जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया 12-13 लाख रुपए तक, तो वो भी जो चीजें सब लिए है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर धीरे धीरे कंपनीज के बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, जैसे जैसे धीरे लोग अपने हाथ खोलेंगे एक्सपेंस अभी करने को, खर्चा ठीक है, करें। अभी खर्चा करेंगे। तब तो कंजम्पशन पावर या कंजम्पशन बूस्ट आता है, तब बैंकिंग सेक्टर को फायदा होता है, ठीक है, काफी ज्यादा फायदा होता है। और जब वो खराब होता है तब बैंकिंग सेक्टर को इतना ही नुकसान भी होता है, ठीक है। ओके, all ratios in banking sector can be manipulated. Okay, I just want to give these two small disclosures, that जो भी रेशियोज तुमने पढ़ा, ठीक है, अभी बैंकिंग सेक्टर को बोलते हैं इतना रेगुलेटेड है, पर फिर भी बोलते हैं कि इतने स्कैम्स होते हैं, क्योंकि इनका जो बुक बनाने का तरीका है, जो इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट, ये सब में ना बहुत ज्यादा लूपहोल्स, ठीक है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें अदर इनकम को मैनिपुलेट कर दिया कभी, कुछ भी, मतलब फलाना ढिंगा, ऐसा हजार तरीका है जिससे बैंकिंग सेक्टर्स के बुक्स को कुक किया जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से हमेशा बैंकिंग सेक्टर में मैनेजमेंट इंटीग्रिटी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट में है इंटीग्रिटी कि वो कुछ जोल नहीं करता है, तो यू कैन हैव फेथ कि वो बैंकिंग सेक्टर में मतलब कितना भी लूप होल या रेगुलेशन हो या नहीं हो, पर वो बैंकिंग स्टॉक, ठीक है, या फिर एनबीएफसी स्टॉक कुछ खराब नहीं करना, ठीक है। यू हैव फेथ ऑन द मैनेजमेंट इंटीग्रिटी कि कभी कुछ गलत हुआ भी है तो they have owned up to it and they have resolved that issue rather than getting scammed overall, ऐसा जैसे राणा कपूर में नहीं जाना अपने को। एंड एक वेरी परफेक्ट एग्जांपल जहाँ पे अगर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी नहीं है तो फिर तुम थर्ड लार्जेस्ट बैंक रह के भी स्कैम कर सकते हो, लोगों को उल्लू बना सकते हो। उनके ऑन बुक्स बहुत ही अच्छा लगता था बैंक, लेकिन एट द एंड मालूम पड़ा कि मैनेजमेंट कितना सारा घोटाला कर रहा है, जो भी कर रहा है। एंड in the end, the stock started from 400 rupees to 4 rupees, right? So ये चीज है, हमेशा बैंकिंग सेक्टर में जब भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो यह ध्यान में रखना कि ये बहुत ही रिस्की सेक्टर है। जितना कम रिस्की लगता है बैंक, इससे ज्यादा एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। एंड उसमें मैनेजमेंट सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। एंड बैंक्स हु हैव सर्वाइव्ड मेनी साइकिल ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, मतलब कि बहुत सारे इकोनॉमिक साइकिल्स कर दिया और उसमें कुछ घोटाला नहीं किया अब तक, ठीक है, अभी भी मैनेजमेंट इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा स्टेबल है बैंक में। कभी ऐसा कुछ घोटाला हुआ भी है तो दे हैव ओन्ड अप टू इट एंड दे हैव ट्राइड टू रिजॉल्व दैट, देन पूरा जेल में चले जाना, ठीक है। तो ये चीज होता है जिसमें तुम्हें समझ में आता है कि बहुत सारे इकोनॉमिक साइकिल अगर किसी बैंक ने सर्वाइव किए तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, उसके मैनेजमेंट पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। इसके ना लार्ज बैंक्स में इन्वेस्ट करना, लार्ज प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट करना इज मच मोर सेफ एंड बेटर ऑप्शन rather than गोइंग फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर एकदम छोटे जो मिड मिड साइज बैंक्स रहते हैं वो सब। तो उसमें और ज्यादा रिस्क हो जाता है कि काफी बारी बुक्स कुक्ड रहता है, जो हम क्या बड़े बड़े एनालिस्ट लोग भी नहीं पकड़ पाते, ठीक है। ओके, वी होप सबको समझा हो ये पूरा जो रिस्क फैक्टर हमने समझा, आरबीआई रेपो रिस्क रेट फैक्टर कट है, समझना इकोनॉमिक जरूरी है। साइकिल है। इकोनॉमिक साइकिल इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इकोनॉमिक साइकिल अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ जाएगा कि जैसे जैसे कंजम्पशन बूस्ट होने वाला है आपको बैंकिंग स्टॉक्स के आसपास कितना इम्पैक्ट दिखेगा, दैट आल्सो यू कैन सी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो अभी थर्ड जो पार्ट है ये आज के वेबिनार का, इसमें है वैल्यूएशन फैक्टर, ठीक है। तुमने अच्छा बैंक तो ढूंढ लिया जिसका इंटीग्रिटी भी अच्छा है, जिसके रेशियोज भी इंप्रूव हो रहा है, और जिसका बिजनेस भी समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। बट अभी वैल्यू कैसे करें, व्हाट इज द राइट वैल्यूएशन टू बाय अ गुड बैंकिंग स्टॉक? ओके, तो ट्रेडिशनली हम लोग पी रेशियो को चेक करते हैं फॉर नॉर्मल बिजनेसेस, ठीक है। लेकिन इसमें पी रेशियो को चेक नहीं कर सकते कि एज सेड
जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो भी बैंक का रहता है, प्रॉफिट रहता है, वो बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन असेट्स को मैनिपुलेट करना इज डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल जॉब बट इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। ठीक है। एंड एक बैंक के ने उसके प्रॉफिट से ज्यादा उसका असेट्स कितना अच्छे से मैनेज हो रहा है, असेट्स बैलेंस शीट कितना अच्छे से मेंटेन हो पा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रॉफिट द बैंक इज अर्निंग। ओके, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद दिस के आरओए आरओई जो भी तुम चेक करते हो, ठीक है, इट्स फॉर द बैंक्स, राइट। बैंक्स में तुम्हें समझ में आता है कि वो बैंक्स में तुमने पैसे डाले वो कितने अच्छे से मैनेज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो डिफरेंट रेशियोज चेक करते हैं, तो अपन वैल्यूएशन में भी सेम रेशियो चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रॉफिट से ज्यादा फोकस होना चाहिए बैलेंस शीट पे। ठीक है, बैंक्स के, तो इसके अंदर अपन पीबी रेशियो चेक करते हैं। ठीक है, तो दिस पीबी रेशियो में क्या होता है, पीबी रेशियो में बुक वैल्यू आता है, तो द प्राइस इज द स्टॉक प्राइस। ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अभी बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, ठीक है, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होता है। इट इज वेरी सिंपल, ऑन बुक तुम्हारे बैलेंस शीट के हिसाब से तुम्हारी कंपनी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जो भी असेट्स है उसको लाइबिलिटीज से माइनस कर दूंगा, तो बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा कंपनी का नेटवर्थ। है ना, कि कंपनी का ऑन बुक्स, मतलब अगर स्टॉक लिस्टेड नहीं है, स्टॉक के भी नहीं है, तो मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा कंपनी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्राइस आई एम पेइंग फॉर द, यू नो। उसके एसिड्स हाँ, करेंगे बैंक, तो हाँ। कितना तो उसका असेट्स जितना भी है उसको मैं लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी जो भी टोटल लाइबिलिटी है उसके बाद मैं अगर माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास जो बचता है कंपनी में, ठीक है, दैट इज द एक्चुअल बैंक वैल्यू। ओके, अभी वो टोटल नंबर ऑफ शेयर, जैसे भी कोई बैंक लिस्टेड होता है तो तुम्हारे पास शेयर है, मेरे पास शेयर है, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर है बैंक का, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय द, यू नो, जो भी तुम्हें नेटवर्थ मिला रहेगा, टोटल एसेट माइनस टोटल बोरोइंग्स जो भी तुमने किया है, उसको अगर जब भी तुम जो भी तुम्हें एक नंबर मिला है उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, तो यू गेट बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पहले ढूंढना तुमने एसेट माइनस लायबिलिटी करके, फिर उसको पर शेयर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल बट वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद अ लाइव एग्जांपल, जिसमें हम लोग को चाहिए तुम भी हमारे साथ कैलकुलेट करो बुक वैल्यू। क्यों कर रहे हैं बुक वैल्यू, क्योंकि बहुत बारी हम लोग ने जब भी ऑनलाइन बुक वैल्यू चेक किया है तो काफी बारी ऊपर नीचे आता है रेशियोज, तो फिर अगर तुम सेल्फ एनालाइज करना सीख गए, सेल्फ कैलकुलेट करना सीख गए, तो ये तुम्हें फायदा देगा। अभी ठीक है, जो भी हमारे स्टॉक मार्केट के धुरंधर है, फटाफट कोटक महिंद्रा बैंक का चेक करके बता दो, सो इवन वी कैन डू इट साइड बाय साइड विद यू गाइस एज वेल। बट जिनको समझ रहा है, फर्स्ट डू इट बाय योर साइड एज वेल। ओके। तो एक बार स्कैनर डॉट इन पे जाना है। ठीक है, कोटक महिंद्रा। ओके। ठीक है, यहाँ पे नीचे बैलेंस शीट में जाओ। यहाँ पे अगर तुम्हें टोटल बोरोइंग्स तो दिख रही है, ठीक है, अभी उसके पहले टोटल एसेट्स जो फिक्स एसेट्स है, ठीक है, फिक्स एसेट्स है, और क्या बोलता है, अदर एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये तीनों को प्लस करना है जो भी टोटल एसेट्स है। सो थ्री, 6 assets will be 3510 plus टू, फोर, 446 प्लस, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, एक बार मैं, ओके नहीं चलेगा चलेगा। मैं बस इतना बोल रहा था कि तुम्हें यहाँ पे जो भी एसेट्स दिख रहे हैं टोटल एसेट्स, ठीक है, ये इसको माइनस करना है इसके साथ टोटल बोरोइंग्स। ठीक है, ओके सॉरी, ये टोटल बोरोइंग्स के साथ माइनस करना है, तो तुम्हें कंपनी का नेटवर्थ, बैलेंस शीट पे क्या वर्थ है कंपनी का, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी और रिजर्व्स बिलोंग टू द इन्वेस्टर्स ओनली, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी एज सच। ठीक है, तो वो इंक्लूड नहीं करना है, अदर लाइबिलिटीज भी इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ बोरोइंग्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये रीपे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो भी टोटल नेटवर्क तुम्हें समझ में आएगा कंपनी का, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ मिलेगा वो मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि तुम डिवाइड कर पाओ। पहले ही नंबर निकाल दीजिए। 6446 प्लस 7, 7, 7, ये वाला हाँ, करेक्ट। टोटल एसेट्स वही आएगा, माइनस माइनस 520, 520374, 247 293 अपना नेटवर्थ आता है। एक सेकंड ना, मेरे को वही था, इन्वेस्टमेंट्स का ही डाल रहा था, बट ठीक है, लेट्स चेक अगेन तब तक।
जो दूसरा तरीका है जिससे अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मालूम पड़ेंगे, बीएससी की वेबसाइट पे उसके लिए वी हैव टू गो ऑन बीएसई। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बैंक में क्या रहेगा? हाँ, शेड्यूलिंग यहाँ पे तुम्हें बीएससी की वेबसाइट पे गए, तुम्हें यहाँ पे नाम लिखना है कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी का नाम लिखोगे, कंपनी के बारे में आओगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाना है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ शेयर दिखेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड है, दिस इज फॉर द क्वार्टर, दिस इज द नंबर दैट यू हैव टू यूज। डिवाइड। ओके, ओके, बैलेंस शीट तो मैं फोन में ओपन। ये नंबर -246 कर लीजिए। सॉरी, ओके। सो अदर लाइबिलिटी भी गिनना है, इट वाज माय बैड, जस्ट क्रॉस चेकिंग इट। तो जो भी अदर लाइबिलिटीज गिनना है, देखो दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू हैव टू, इसमें एडवांसेस वगैरह बहुत बार आ जाता है, ट्रेड पेबल्स आ जाता है। सो वी हैव टू काउंट अदर लाइबिलिटी एज वेल, इट वाज और माय उसको एरर। डिडक्ट ओके, करना है। हाँ, यू हैव टू डिडक्ट इट, मतलब कि जो टोटल एसेट्स है दैट यू गेट फ्रॉम दिस, ठीक है, ये माइनस ये दोनों बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज को माइनस करना है, और जो भी तुम्हें वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करना है ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, ठीक है, करेंगे। तुम्हारा आंसर डाल दो, वो आ जाएगा अभी। इधर इधर कर लो। नहीं, उसको करोड़ में ये करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, गूगल पे डालो। नहीं, चैट जीपीटी। सो वी जस्ट चेंजिंग अवर नेटवर्थ, जो भी हम लोग को 129 लाख करोड़ जो है, 1,29,000 करोड़ जो आया है, उसको करोड़ में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तुम लोग को अगर ढूंढने का कष्ट नहीं करना हो तो इट इज ऑन द स्क्रीन राइट सेल्फ, तुम्हें जो दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यू कैन गिव अस योर आंसर्स। 3.8 थोड़े लोगों को आ रहे हैं आंसर्स। ओके, स्टॉक प्राइस से किया है, राइट? बुक वैल्यू इज 653। करेक्ट, 653 इज द राइट आंसर। अभी 653 को अपने को चेक करना है नंबर ऑफ शेयर से यस, मल्टीप्लाई करके। 653 इज द राइट आंसर। बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइड करना है फिर बुक 653। वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर शेयर आ गया तो उसको तुम्हें जो भी स्टॉक प्राइस है उससे डिवाइड करना है। अगर स्टॉक प्राइस अभी कितना 1930 चालू है कुछ, तो 1930 डिवाइड बाय 653 करोगे तो यू विल गेट आई गेस 3.8 जो भी लिखा है वही आएगा। आई विल क्रॉस चेक द पीबी वैल्यू। तो अभी क्या चल टोटल रहा है नंबर ऑफ स्टॉक? शेयर्स हम मार्केट कैप टू सीएमपी से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं ना? यस। यस, बैंक का स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है? 1953। वहाँ ऊपर आ गया। तो सॉरी, 53। डिवाइड बाय 653,
2.9 आना चाहिए, 2.9 आना चाहिए। यस, 2.99। अविक्षित, यू आर राइट। ओके, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशियो। एक्चुअली में कोई ज्यादा दिमाग लड़ाने का बात नहीं है। ये रेशियो तुम्हें बाहर बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, बट काफी बार ये इंडिया में थोड़ा ऐसा रहता है कि कभी स्क्रीनर डॉट इन पे मेरे को अलग दिख जाएगा, अपस्टॉक्स में अलग दिख जाएगा। इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम दैट आई हैव बीन फेसिंग, के मेरे को बहुत अलग जगह पे अलग अलग रेशियोज दिखते हैं, तो मैं खुद सेल्फ एनालाइज करके सेल्फ कैलकुलेट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यू कैन डू द सेम। यहाँ पे 2.99 सबको आ रहा है, विच इज द राइट। बुक वैल्यू इज 653। यस, 653 रुपीज इज द बुक वैल्यू पर शेयर। ओके। Yes, 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 yes. Do you want to analyze by yourself as well? ऐसा कुछ है? तो आगे Yeah. करो, करेक्ट चैट जीपीटी से चेक करा हाँ. नो नो नंबर। ओके, ओके, सो वी होप सबको आंसर आ गया हो, और अगर नहीं भी आया हो तो फिर भी एटलीस्ट। इजी तरीका है। एल से अगेन स्क्रीनर पे जाओ लिटरली। अगर आपको ये सब नहीं समझ रहा है, मैं ऑफिस से बता देता हूँ ताकि आपको प्रोसेस क्लियर रहे। आपको इसके टोटल एसेट्स लेने हैं, माइनस अदर लाइबिलिटीज माइनस बोरोइंग्स। आपको जो नंबर मिला दैट विल बी योर टोटल नेटवर्क। नेटवर्थ। एंड आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे बीएससी की वेबसाइट से यू कैन चेक, उससे डिवाइड कर देना है एंड यू विल गेट दैट बुक 653 वैल्यू नंबर। पर शेयर। ओके। बुक वैल्यू पर शेयर डायरेक्टली आ जाएगा उससे। हाँ, हाँ बुक वैल्यू करेक्ट पर करेक्ट शेयर। करेक्ट, पर शेयर हम लोग नंबर ऑफ बुक शेयर। वैल्यू एंड नेटवर्थ इज द सेम थिंग। ओके। करेक्ट। सो आई होप सबको समझाओ, फॉर्मूला भी समझाओ, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझाओ। ऑन ग्रो भी। यस, दैट्स द पॉइंट। हर जगह पे अलग अलग है, इससे अच्छा खुद कैलकुलेट करो। ग्रो पे अलग दिखेगा, अपस्टॉक्स पे अलग दिखेगा, जीरोधा पे अलग दिखेगा, स्क्रीनर पे अलग दिखेगा। इससे अच्छा खुद कैलकुलेट करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि कहाँ पे एक्चुअली में स्टॉक खड़ा है। ठीक है, कौन से रेशियो पे खड़ा है। इसका एक एक्सेल शीट पे डाल दोगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलसी इजी पड़ेगा। ऑल द रेशियो वो हम लोग स्क्वाड मेंबर्स के अच्छे करेंगे, ऐसे कैसे ठीक है। कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सो दैट एक्सेल शीट वी आर प्रिपेयरिंग। ओके। अगेन वी होप सबको पी रेशियो पीबी रेशियो में क्या डिफरेंस रहता है, क्यों हम लोग पी रेशियो रेलेवेंट नहीं रहता वो समझा। पीबी रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है पर शेयर। पर शेयर के ना अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर लेके आना है तो फिर उसको बीएससी की वेबसाइट से तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेटा को। कहाँ से करना है वो भी तुम्हें समझ दिया। मेंबर्स ओनली एक्सेल, यार एक्सेल में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है। इट्स जस्ट अ प्रिविलेज फॉर द मेंबर्स। ओके। बाकी तुम खुद का एक्सेल भी क्रिएट कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी ऐसा हार्डकोर जॉब नहीं है। ओके। वी होप सबको ये समझ। हाँ, जीरोधा में अलग आ रहा है, सबको अलग आ रहा है, इसके लिए सेल्फ कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। 2.99 आया, खुद से कैलकुलेट किया है, जो भी नंबर्स अवेलेबल है वहां से। ठीक है, वी होप सबको समझाओ। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस वन थिंग कि अभी तुम्हें बुक वैल्यू तो आ गया, अब सही बुक वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब अगर 5-7 भी बुक वैल्यू आ जाता तो तुम्हें समझ में कैसे आता कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। ठीक है, सो ट्रेडिशनली बैंक्स का 2-3 पीबी रहना इज एक्चुअली वेरी अंडर वैल्यूड, अगर बड़ा लार्ज बैंक है। ठीक है, एंड इफ इट इज अ स्मॉल बैंक या फिर थोड़ा छोटा एनबीएफसी वगैरह है, मिड कैप है, तो इट कैन बी ग्रोइंग, तो फिर उसका ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम हाउ टू एनालाइज द राइट पीबी रेशियो, उसके लिए यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन पे जाओगे। तुम जो भी स्टॉक का नाम लिखोगे बैंकिंग स्टॉक का, उसका तुम्हें एक पीबी रेशियो चार्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये पीबी रेशियो चार्ट में कैसा होता है, यहाँ पे एक मीडियन पीबी बना हुआ रहता है, तो ओवर द इयर्स कभी बहुत ओवर वैल्यूड हुआ रहेगा स्टॉक, कभी अंडर वैल्यूड हुआ रहेगा। तो जो बीच का जो लाइन रहता है दैट इज मीडियन पी। ठीक है, तो अभी मीडियन पी के जब भी नीचे रहता है कोई भी बैंक, then can be traditionally considered as a undervalued stock. Okay, और जब वो मीडियन पी के पीबी के ऊपर है, then it can be considered little overvalued. Okay, तो अगेन जब भी 2020-2021 में बुक वैल्यू जितना तेजी से नहीं जा रहा था बैंक का, उसके उससे ज्यादा तेज उसका स्टॉक प्राइस जा रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया था। आज के टाइम पे उसके बुक वैल्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, मतलब बहुत इंप्रूव हो रहा है, उसके फंड्स अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, उसका बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी हो रहा है बैंक का। बट एट द सेम टाइम उसका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा बहुत सालों से, तो वो अंडर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, अभी जब भी वापस से स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और बुक वैल्यू शायद बोलते हैं स्टॉक प्राइस अचानक से एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यू कैन सी कि मीडियन के ऊपर या फिर मीडियन के आसपास आ जाएगा, तब ये स्टॉक फेयरली या फिर ओवर वैल्यूड हो जाएगा। ठीक है, एकदम मीडियन पीवी पे दिखेगा ये टाइम पे, देन यू कैन से इट इज फेयरली वैल्यू, इट इज नॉट अंडर वैल्यू, इट इज फेयरली वैल्यू। ओके, और जब भी बहुत ज्यादा नीचे हो गया उससे, ये रेंज में जब से हो गया तब से यू कैन से इट इज अंडर वैल्यूड। ओके, सो इट्स अ इजी थिंग। स्क्रीनर डॉट इन ने काफी थोड़ा इसमें इजी ईज ऑफ कर दिया अपने लिए।
टू अंडरस्टैंड। चेक फॉर 5 to 10 years, ऐसे नहीं यस, कि आप 3 और 1 साल का टाइम चेक करो। फ्रेम हमेशा 5 इयर्स के ऊपर का रखना। 5 इयर्स, 10 इयर्स या फिर मैक्स रख देना, जब से बैंक पैदा हुआ है तब से का उसका मीडियन पी तुम्हें मालूम पड़ जाए। ठीक है। So this is the way that you can calculate the valuation for the banks. आपको उसका पीबी रेशियो चेक करना, पी रेशियो नहीं। बाकी आपको पीबी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना वो भी चेक कर लिया हम लोगों ने, एंड दिस इज द वे दैट द बैंकिंग सेक्टर इज वैल्यूड। वैल्यूड एंड चेक। Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मेरे को एक बार थम्स अप दो कि तुम्हें रिस्क फैक्टर समझा, तुम्हें रेशियोज समझा, तुम्हें बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करते हैं, कौन से टाइप के बैंक्स रहते हैं, काफी कुछ सीखा अपन ने नया नया। ठीक है। बिजनेस तो कैसे काम करते हैं। यस, इवेंचुअली बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस के अंदर रिस्क कैसे होता है, बिजनेस को वैल्यू कैसे करना है, काफी कुछ इन डेप्थ सीखा है। अगर इफ यू आर नेवर इन्वेस्टेड इन अ बैंकिंग स्टॉक, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विच बैंक इज राइट फॉर यू और विच बैंक इज नॉट राइट फॉर यू। ओके, वी होप सबको समझा हो, सबको मजा आया हो ये पूरे सेशन में, सिक्स थोड़ा सेशन में। ठीक है। कैलकुलेशंस बोरिंग होता है काफी, वी अंडरस्टैंड, बट बट इट इज फन। बोरिंग काम में ही पैसा है बाबू। बोरिंग लाला, अगर बोरिंग काम में पैसा नहीं है ना, इंटरेस्टिंग काम में लॉस होता है। ठीक है। तो okay, so we hope everyone enjoyed it. Let's get to the Q&A